वाई डू वी फॉल इल, ये क्लास 9th का चैप्टर है। क्वेश्चन इज वाई डू वी फॉल इल? बिकॉज ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक्सेट्रा वी फॉल इल। हमारे बीमार होने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर हम कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डाइट खाते हैं उसकी वजह से, या फिर जेनेटिक भी हो सकता है, या फिर एनवायरनमेंट में जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से भी, मतलब बहुत रीजंस हैं। देन हेल्थ, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ वो है, हम किसी पर्सन को हेल्दी तब कहेंगे जब वो फिजिकल के साथ साथ मेंटली और सोशली भी फिट होगा। For maintaining a healthy life cycle, a person needs to have a balanced and varied diet with exercise. हमें हेल्दी रहने के लिए, अपनी हेल्दीनेस को मेंटेन रखने के लिए बैलेंस डाइट खानी चाहिए, जिसके अंदर सारे के सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एंड हमें वेरिड डाइट खानी चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि दाल चावल एक बैलेंस डाइट है तो हम डेली यही खाएंगे। हमें वैरायटी ऑफ डाइट लेनी चाहिए ताकि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। Then what is disease? Any disturbance in the structure or function of any part of the body. अगर हमारे बॉडी पार्ट में या किसी भी ऑर्गन के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस आ रही है, कोई इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड या उसके फंक्शन से रिलेटेड, तो हम उसे डिजीज़ बोलेंगे। वी ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम डिजीज़ बाई कीपिंग सराउंडिंग एंड बॉडी क्लीन। हमें डिजीज़ फ्री रहने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि हम हाइजीन मेंटेन करके भी डिजीज़ फ्री रह सकते हैं, बैलेंस डाइट खा के भी डिजीज़ फ्री रह सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। नेक्स्ट इज़, हम हेल्दी पर्सन किसे बोलेंगे? जो हेल्दी होगा, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ। सो स्टेट ऑफ वेल बीइंग इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। अगर कोई पर्सन है और वो हमें दूर से ही दिख रहा है कि हाँ ये तो फिट है, ये तो फिजिकली फिट दिख रहा है, तो ये हेल्दी पर्सन है, हम उसे ऐसे जज नहीं कर सकते जब तक हमें पता ना हो कि वो मेंटली फिट है और सोशली फिट है। क्या पता जो पर्सन हमें दिखने से, फिजिकल अपीयरेंस से हेल्दी दिख रहा है, उसको एनजाइटी हो, उसको स्ट्रेस हो, उसे डिप्रेशन हो, या फिर सोशल या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो। सो हेल्दी पर्सन वही होगा जो मेंटली, फिजिकली एंड सोशली फिट होगा। देन डिजीज़ फ्री पर्सन कौन होता है? कोई भी पर्सन जैसे कोई बीमारी नहीं है वो डिजीज़ फ्री पर्सन होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है, वो ओबीस है, यानी कि उसको ओवरवेट है, सो वो हेल्दी पर्सन नहीं होगा, बट वो डिजीज़ फ्री पर्सन होगा क्योंकि उसके अंदर कोई डिजीज़ तो है ही नहीं। देन डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़। सो सबसे पहले डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ मीन्स डिसईज और डिस्कम्फर्ट। कोई भी काम करने में हमारे बॉडी ऑर्गन को कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी बॉडी ऑर्गन या कोई भी बॉडी पार्ट डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है किसी भी फंक्शन को करने में, सो उसको हम बोलेंगे डिजीज़। नेक्स्ट इज़, हमें डिजीज़ किस किस रीज़न से हो सकती है? तो सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, देन इन्फेक्टिव एजेंट्स यानी कि पैथोजेंस यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, देन वो इनहेरेंट डिजीज़ भी हो सकती है, इनहेरेंट डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, यानी कि हमें इनमें से एक से ज़्यादा फैक्टर्स की वजह से भी डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के दो सोर्स होते हैं, एक इंटरनल एंड एक एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर वो इंक्लूडेड होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही परफॉर्म हो रहे हैं, उनकी वजह से कोई डिजीज़ हमें हो रही है तो वो इंटरनल फैक्टर्स होंगे। डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर इज़ विद इन द बॉडी, यानी कि जिस रीज़न से, जिसकी वजह से हमें वो डिजीज़ हुई है, वो रीज़न हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है, सो वो इंटरनल फैक्टर होगा। एंड फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। अगर हमारा कोई बॉडी का पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है उसकी, सो उसकी वजह से हमें कोई डिजीज़ हो सकती है। देन जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, हमारी जीन्स में कोई चेंजेस आ गए हों, और जेनेटिक डिसऑर्डर तो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट होते हैं। देन हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन का क्या पता कभी हाइपर सिक्रीशन हो गया हो या फिर हाइपो सिक्रीशन हो गया हो जिसकी वजह से कोई डिजीज़ हो। देन एलर्जी भी हो सकती है, लाइक हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, बट कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, कोई माल फंक्शनिंग हो जाती है जिसकी वजह से वो खुद की सेल्स को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है, सो वो किसी एलर्जी के वजह से भी हो सकता है। और इन इंटरनल फैक्टर से होने वाली डिजीज़ के कुछ एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेव्स डिजीज़, ये थायराइड हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन की वजह से होती है। देन क्रिटिनिज्म फीमेल्स के अंदर होता है और ये भी हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स की वजह से होता है। देन डायबिटीज़ इंसुलिन की हाइपो सिक्रीशन की वजह से होता है, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन कम सिक्रीट होगा, पेनक्रियाज कम इंसुलिन सिक्रीट करेगा, सो हमें डायबिटीज़ मेलिटस होगी। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में वो फैक्टर्स आते हैं जो हमारी बॉडी के बाहर होंगे, बट
वो हमें कोई भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, यानी कि डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर इज़ एक्सटर्नल। देन फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अनबैलेंस डाइट हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंट में जितने भी पॉल्यूशंस हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, उनकी वजह से भी हो सकते हैं, एंड देन टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स की वजह से भी हो सकते हैं बीमारियाँ। तो सबसे पहले डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस, यानी कि पैथोजेंस से होने वाली बीमारियाँ। सबसे पहले तो ये है कि पैथोजेंस होते कौन से हैं। पैथोजेंस होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा, ये सब पैथोजन होते हैं। और इनसे बीमारी कौन सी हो सकती है, रिंग वॉर्म हो सकती है फंगी की वजह से, मलेरिया हो सकती है प्रोटोजोआ की वजह से, देन डेंगू हो सकता है वायरस की वजह से, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि बीमारियों का तो कोई अंत है नहीं, क्या पता कब कहाँ से कौन सी बीमारी आ जाए। देन एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि एयर के अंदर पॉलेंस होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारी गैसेस, उनकी वजह से भी बीमारियां हो सकती है। और कौन सी बीमारी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, लंग कैंसर हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, एंड मैनी मोर। सो थर्ड इज़ टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स। ये तो हम सबको ही पता है कि टोबैको से कौन सी बीमारी होती है, अल्कोहल से कौन सी होती है, मेनली कैंसर, और ड्रग्स से भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। देन फोर्थ टाइप इज़ इनएडिक्वेट डाइट, यानी कि इनप्रॉपर डाइट। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से मैरिस्मस एंड क्वाशोरकर हो सकता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ज़ेरोथेल्मिया हो सकता है, और विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से बेरी हो सकती है, विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी से छिलियोसिस हो सकता है, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस अनीमिया हो सकता है, नियासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा हो सकता है, कितना अच्छा नाम है ना नियासिन। आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया हो सकता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्क्वरवे हो सकती है, एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकते हैं, विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग डिजीज़ हो सकती है, यानी कि अगर हमें बॉडी में कहीं भी कट हो जाए तो वो ब्लड क्लॉट जल्दी से नहीं होगा, बहुत सारी ब्लीडिंग होती रहेगी। देन फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से डेंटल कैरीज यानी कि गम्स एंड टिथ में प्रॉब्लम हो सकती है, और आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्वाइटर हो सकता है। नाउ डिजीज़ मेनली दो टाइप की होती है, कॉन्जेनिटल एंड एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल डिजीज़ तो वो होती है जो हमारे बर्थ से पहले या बर्थ के टाइम के बाद ही हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि इस वर्ल्ड में आने से पहले हम जिस बीमारी से हुए वो कॉन्जेनिटल डिजीज़ होंगी। एंड सेकेंड इज़ एक्वायर्ड, जो बर्थ के बाद हम एक्वायर करते हैं। और एक्वायर्ड डिजीज़ के दो टाइप हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज़ के भी दो टाइप हैं, कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के चार टाइप्स हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़, मेटाबॉलिक डिजीज़ एंड मेटाबॉलिक एलर्जीज और इंजरी। सबसे पहले है कॉन्जेनिटल डिजीज़। कॉन्जेनिटल डिजीज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ, यानी कि हमारा बर्थ जब होता है वो तभी से हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, और ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के वजह से हो सकती है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज हो गया हो या फिर डीएनए में कोई चेंज हो गया हो, उस वजह से हो सकती है। और इसके एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ डेवलप आफ्टर बर्थ, यानी कि हम बर्थ के बाद उन डिजीज़ को एक्वायर करते हैं, और इसके भी टू टाइप्स हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकती हैं, और फॉर एग्जांपल कोल्ड, कोलेरा, मलेरिया, निमोनिया एक्सेट्रा, यानी कि हम किसी पर्सन के पास रहते हैं हमें चांसेस हैं कि वो बीमारी हमें हो सकती है। एंड लेटेस्ट एग्जाम्पल कोविड-19। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो पर्सन टू पर्सन पास नहीं होती, यानी कि ये नहीं है कि अगर हम उस पर्सन के पास बैठेंगे तो हमें भी वो बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, गॉइटर, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज़ के भी दो टाइप्स हैं, कॉन्टाजियस एंड नॉन कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस डिजीज़ वो होते हैं जो डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाती हैं, यानी कि उन्हें किसी वेक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, फॉर एग्जांपल फ्लू, कोल्ड जो कि राइनो वायरस की वजह से होता है। एंड सेकेंड इज़ नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस, जिनका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, फॉर एग्जांपल कैंसर। सो नाउ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के चार टाइप्स थे, डेफिशिएंसी डिजीज़, मेटाबॉलिक डिजीज़, मेटाबॉलिक एलर्जीज एंड इंजरी। डेफिशिएंसी डिजीज़ वो होती हैं जो हमारे फूड के अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से हमें कोई बीमारी हो गई, जैसे कि बेरी नाइट ब्लाइंडनेस, क्वाशोरकर, मेलिस्मस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन मेटाबॉलिक डिजीज़ वो होती हैं जो कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो कोई डिजीज़ नहीं होती, यानी कि ये होता है कि ये इस चीज़ को ठीक कर लो वरना आपको बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर्स, फैट, ओबेसिटी एक्सेट्रा। यानी कि ये कोई डिजीज़ नहीं है, बट अगर ये हमारे बॉडी के अंदर है, ये हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा है, हमें कोई डिजीज़ होने के चांसेस हैं। देन ड्यूरेशन के बेस पे दो टाइप की डिजीज़ होती हैं, एक्यूट डिजीज़ एंड क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ वो होते हैं जो थोड़े से टाइम के लिए होती हैं, फॉर एग्जांपल कोल्ड, कफ, कोलेरा एक्सेट्रा। यानी कि ये ऐसे नहीं है कि पूरे 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे,
कोल्ड, कफ, कोलेरा 3-4 दिन हुई, उसके बाद ठीक हो गया। सो ये एक्यूट डिजीज़ है। एंड क्रोनिक डिजीज़ वो होते हैं जो बहुत टाइम तक चलती हैं और कभी कभी तो ठीक ही नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, अर्थराइटिस एक्सेट्रा, यानी कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होता है इनका, और कभी कभी ये ठीक भी हो जाती है और कभी कभी नहीं होती हैं। नेक्स्ट, इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन से होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और फॉर्म्स। सबसे पहले वायरस। वायरस से होने वाली कौन सी बीमारियां हैं? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, हेपेटाइटिस बी, एड्स, चिकन पॉक्स, मम्स, मिल्सेस, SARS, स्मॉल पॉक्स, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा। ये सारी बीमारियां जो वायरस के थ्रू होती हैं। एंड देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से टाइफाइड का फीवर होता है, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, एक्ने, टिटनेस, फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा। और फंगी। फंगी से होने वाली बीमारियां, रिंगवॉर्म, एथलीट फूट एक्सेट्रा। एंड देन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, काला अजर होता है, अमोबिक डिजेंट्री होती है और भी मैनी मोर। देन वर्म्स। वर्म से होने वाली एलिफेंटियासिस, इंटेस्टिनल वर्म इन्फेक्शंस एंड मैनी मोर। अब हमें ये तो पता लग गया कि डिजीज़ कौन सी होती है और किस किस के द्वारा होती हैं। अब वो स्प्रेड कैसे होती हैं? कुछ एयरबॉर्न डिजीज़ होती हैं जो कि हवा के द्वारा स्प्रेड होती है, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, निमोनिया। एंड कुछ वाटरबॉर्न डिजीज़ होती है जो कि कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होती है, फॉर एग्जांपल कोलेरा। एंड कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस होती हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है, फॉर एग्जांपल सिफिलिस एंड एड्स। और कुछ फोर्माइट बॉर्न डिजीज़ेस होते हैं। और फोर्माइट बॉर्न डिजीज़ का मतलब है जैसे कि मान लो कोई कोविड का पेशेंट है, उसके रूम में हम किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे, डोर हैंडल्स को हाथ लगाएंगे और उसके टेबल को, उसके क्लोथ्स को, हमें चांसेस हैं कि वो बीमारी हो सकती है। इसका एग्जांपल है वायरल फीवर, कोविड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट, दो चीज़ें, सिम्टम्स एंड साइंस। हमें ये दोनों सेम ही लगते हैं बट ये सेम नहीं होते। सिम्टम इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ डिजीज़। सिम्टम हमें ये बताता है कि वो डिजीज़ हमें हो सकती है, यानी कि मोस्ट चांसेस हैं। और साइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़। और साइंस हमें बताता है कि ये डिज़ीज़ हो सकती है, यानी कि सिम्टम्स तो हमें कंफर्म कर देता है कि ये उस डिज़ीज़ का सिम्टम है, ये वही बीमारी है। और साइंस हमें बताते हैं कि ये हो सकती है, मतलब वो श्योरिटी नहीं है, प्रोबेबल है वो कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नाउ डिफरेंस बिटवीन इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन का तो मतलब होता है कि पूरा प्रोसेस जिसके अंदर हमें वैक्सीन मिल रही है और वो वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाके एक्ट कर रही है। एंड वैक्सीनेशन मतलब सिर्फ जो इंजेक्टिंग वैक्सीन इनटू द बॉडी, वो। इम्यूनाइजेशन प्रोसीजर बाय विच एन इंडिविजुअल इज मेड रेजिस्टेंस टू अ डिजीज़, यानी कि ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी वैक्सीनेशन होती है, वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर जाती है और हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है। एंड वैक्सीनेशन, एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन इनटू बॉडी टू प्रोड्यूस प्रोटेक्शन। वैक्सीनेशन बस एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर वो वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है, बस। अब हम कुछ डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मलेरिया। मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया कॉज करता है। एंड इट स्प्रेड थ्रू बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और ये स्प्रेड होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की बाइट के थ्रू, क्योंकि जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है वो ह्यूमन ब्लड के ऊपर फीड करती है और जो मेल एनाफिलिस मॉस्किटो है वो फ्रूट पल्प के ऊपर फीड करता है, यानी कि हर जगह फीमेल ही खून पीती है। देन सिम्टम मलेरिया के हेडेक, फीवर, मस्कुलर पेन एंड नोसिया। ये 4 मेन सिम्टम्स हैं। और मलेरिया की 3 स्टेज होती हैं, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज के अंदर जो पेशेंट है उसको बहुत ठंड लगेगी और उसकी बॉडी शिवर करेगी। एंड हॉट स्टेज के अंदर उसको बहुत हाई फीवर आएगा। एंड देन स्वेटिंग स्टेज में पेशेंट को एक्सेस स्वेटिंग होगी और उसका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा। देन मलेरिया के प्रिवेंशन ये है कि यूज़ वायर गॉज ऑन डोर्स, यानी कि हमें हमारे जो घर पे डोर्स हैं उनके ऊपर वायर गॉज यूज़ करना चाहिए ताकि कोई इंसेक्ट्स हमारे घर के अंदर आए ही ना। एंड यूज़ ओडोमॉस, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर घर पे भी हैं हमें ओडोमॉस यूज़ करने चाहिए ताकि इंसेक्ट्स हमारे पास ही ना आए। देन स्लिप अंडर मॉस्किटो नेट्स के अंदर सोना चाहिए ताकि कोई हमें बाइट ही ना करे। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंजा कॉज्ड बाय वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होती है और उस वायरस का नाम है माइक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा। एंड इन्फ्लुएंजा ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्प्रेड होती है, यानी कि अगर हम छींक रहे हैं, खांस रहे हैं या फिर एक किसी से बातें कर रहे हैं वो स्प्रेड हो सकती है। देन इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हैं स्नीजिंग, फीवर, हेडेक, कफिंग एंड मस्कुलर पेन। नेक्स्ट इज जॉन्डिस। जॉन्डिस को हेपेटाइटिस भी बोलते हैं और ये भी वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि वायरस के थ्रू होती है। और जॉन्डिस के 6 टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस टी, हेपेटाइटिस ई एंड हेपेटाइटिस जी। एंड जो हेपेटाइटिस बी है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है
और जो वायरस होता है वो मेनली आरएनए होता है उसके अंदर, बट जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है उसके अंदर डीएनए होता है। और उसके बाद जॉन्डिस स्प्रेड कैसे होता है, ये कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू मोस्टली स्प्रेड होता है। फर्स्ट इज हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए लीवर की इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है एंड इट ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। यानी कि अगर हम कंटामिनेटेड वाटर पी लेंगे या फिर कंटामिनेटेड फूड खा लेंगे जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए का वायरस है, सो हमें हेपेटाइटिस ए हो सकता है। और इसके सिम्टम्स हैं फीवर, हेडेक, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डार्क येलो यूरिन एंड रैशेज ऑन बॉडी। और हेपेटाइटिस ए का प्रिवेंशन है यूज़ क्लोरिनेटेड एंड बॉइल्ड वाटर, यानी कि हमें क्लोरीन वाला फिल्टर्ड और बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए ताकि हमें बीमारी हो ही ना। एंड उसकी हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी लेनी चाहिए। उसके बाद हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये इन्फेक्टेड ब्लड से ट्रांसमिट होता है एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है। और मदर के वॉम के अंदर जो एम्ब्रियो है, जो उसका फीटस है, उसमें भी ट्रांसमिट हो सकता है प्लेसेंटा के थ्रू। और इसके सिम्टम्स हैं लीवर डिजीज़, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और ये एचआईवी वायरस की वजह से होती है। एंड एचआईवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और जो एचआईवी वायरस है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करता है और हमारी इम्यूनिटी को रिड्यूस करता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ये ट्रांसमिट हो सकती है एंड देन कंटामिनेटेड ब्लड की वजह से ट्रांसमिट होती है। और अगर हम इन्फेक्टेड निडल्स को यूज़ कर ले तो भी ट्रांसमिट होगी। और इसका प्रिवेंशन है पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट एड्स। हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है और वो कैसे ट्रांसमिट होती है और हम उसे होने से कैसे रोक सकते हैं। देन डिस्पोजेबल नीडल शुड बी यूज्ड। इंजेक्शन लगाते टाइम या फिर कुछ भी इंजेक्ट करते टाइम हमें डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ करनी चाहिए और किसी एक पर्सन की यूज़ की हुई नीडल हमें किसी और पर्सन में यूज़ नहीं करनी चाहिए। एंड देन अवॉइड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। नेक्स्ट इज़ रेबीज़। रेबीज़ सबसे पहले तो रेबीज़ वायरस की वजह से होती है एंड स्प्रेड कैसे होती है, अगर किसी भी ह्यूमन को रेबिड मैमल बाइट कर लेगा, यानी कि कोई भी मैमल जिसके अंदर रेबीज़ वायरस है, सो ह्यूमन को रेबीज़ हो सकती है। देन इसके सिम्टम्स हैं हेडेक, फीवर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो कि बहुत पेनफुल होता है एंड देन रेस्टलेसनेस, एक्सेसिव सॉल्वेशन और हाइड्रोफोबिया। यानी कि जिसको रेबीज़ मैमल ने काटा है, जिसके अंदर रेबीज़ वायरस है, उसको हेडेक होगा, फीवर होगा, उसके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा जो कि बहुत पेनफुल होता है एंड उसके सिलिवरी ग्लैंड एक्सेस सिक्रेशन करेंगे और उसको वाटर फियर हो जाएगा, यानी कि उसको पानी से डर लगने लगेगा। एंड इसका कंट्रोल है सिर्फ एक ही है, पेस्चर ट्रीटमेंट, जिसमें जो पेशेंट है उसको 14 या फिर 5 इंजेक्शंस लगते हैं ताकि उसको रेबीज़ ना हो।